Question. Member should ask the question and minister should answer the question. 226. 226. Srimati Rajni Patil ji. Minister Mantri ji. आंसर टेबल के ऊपर Supplementary. Sanjay Seth. ये जानना चाहता हूं कि क्या अलग अलग प्रदेश सरकारों से जम्मू कश्मीर में अपने सदन बनाने के लिए कोई प्रस्ताव दिए गए हैं? यदि हाँ, तो इस पर सरकार उन प्रदेशों को जमीन देने पे कोई विचार कर रही है? अध्यक्ष जी, ये टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। ये कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है। इसके कारण से हम हर स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके जम्मू कश्मीर में अलग अलग लैंड देने का भी कोई चर्चा नहीं किया है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करके जम्मू कश्मीर में आप कुछ टूरिज्म दृष्टिकोण से इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो जरूर हम जम्मू कश्मीर सरकार से बातचीत करके उस स्टेट को हम जरूर हेल्प करेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। धन्यवाद महोदय। मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जम्मू कश्मीर का पर्यटन, जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बहुत सही मायने में कहा था कि यहाँ की सिर्फ ज़मीन नहीं, हमें ऐसे काम करने चाहिए कि यहाँ के बसने वाले लोगों का ज़मीर भी हमारे साथ दिल से जुड़ा रहे। आपके रिटर्न रिप्लाई में आपने बातें की, उसमें सिर्फ गारंटी या लिमिटेड लोन फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख ऐसी बातें की है। असल में लॉकडाउन की वजह से पर्यटन पे बहुत बुरा असर पड़ा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कोई कैश नगद में सही हेल्प यहाँ के पर्यटन के बचाव के लिए करना चाहते हैं यहाँ के लोगों के लिए या नहीं? धन्यवाद सत्य सर। अध्यक्ष जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जम्मू कश्मीर दृष्टिकोण से मैं आपके द्वारा आदरणीय सदस्य को अवगत करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार टूरिज्म दृष्टिकोण से अलग अलग कदम उठाए और अच्छे रिजल्ट भी आए। मैं बताना चाहूँगा, मैं लास्ट भी बताया सेशन में, लास्ट मंथ जो फ्लाइट्स आए हैं जम्मू में 1280 फ्लाइट्स जम्मू में सिर्फ, श्रीनगर में 2048 फ्लाइट्स आए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिविल एविएशन को एनकरेजमेंट देते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हुए हम काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर में अगर कंपेयर किए तो देश में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस भारत सरकार के द्वारा जम्मू को दिया गया है और उसमें मैं आपको अवगत करूंगा। थर्ड कोई नहीं। टूरिज्म में हम जो कर सकते हैं किया है, उसके साथ साथ मैं बताऊंगा, मैं हमारा सरकार के द्वारा जो गारंटी इश्यूड नंबर ऑफ लोन्स गारंटीड देश भर के लिए 3902 लोगों को भारत सरकार के द्वारा ये कोविड के संदर्भ में हम हेल्प किए हैं। वो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ये आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद टोटल हॉस्पिटैलिटी होटल रेस्टोरेंट मिलकर 1,03,750 करोड़ लोगों को हम हेल्प किया है। देश भर में लगभग 15,000 से ज्यादा करोड़ रुपीस हम असिस्टेंस किया है। जम्मू कश्मीर के लिए भी मैं बताऊं, टूर ट्रैवलर्स के लिए हम 10 लाख रुपए और 1 लाख रुपए दिया है। थैंक यू। आप बैठे प्लीज। माननीय बंदना जी। The scenic beauty of Jammu Kashmir and Ladakh, the arts and crafts of Jammu Kashmir is also a major attraction for the tourists. So after the lockdown after COVID-19 and the close down after abrogation of Article 370,
this has majorly impacted all the artisans. They need a revival package for promotion of their products, financial support and marketing. Sir, does the government have any plans to provide such assistance? Thank you, Vandana. Thank you, sir. अध्यक्ष जी, कोविड के बाद स्थिति ठीक हुआ है। मैं अभी इसलिए बता रहा था, कोविड के कारण इफेक्ट हुए, मगर मैं फ्लाइट्स का नंबर भी बताए। लास्ट मंथ का, एक मंथ का अगर अपन जो टूरिस्ट के बारे में अगर चर्चा किए तो लास्ट मंथ में 1,42,000 टूरिस्ट आए हैं और इसके कारण से लोगों का काम मिलता है। जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट आने से जो हैंडक्राफ्ट का है, लोगों जो काम करते हैं, सब लोगों का मार्केटिंग होता है। कोविड के कारण से वो लोग इफेक्ट हुआ, मगर लास्ट मंथ, एक ही मंथ, यस, लास्ट 7 ईयर से लास्ट मंथ का नंबर हाईएस्ट नंबर है। जम्मू कश्मीर में लोग टूरिस्ट आए हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो जम्मू कश्मीर में जून 2021 में ऑनवर्ड्स और टूरिस्ट 72 लाख लोग आए हैं, 72 लाख लोग आए, ये हाईएस्ट नंबर है। इसलिए जो लोग आए तो ऐसा है, जो कलंकारी है, जो काम करने वाले हैं, हैंडक्राफ्ट है, टूरिस्ट आए तो उनको काम मिलता है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं, इसके लिए हेल्प कर रहे, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम की हेल्प कर रहे, फाइनेंशियल हेल्प कर रहे, बैंक्स लोन दे रहे, स्वनिधि योजना के द्वारा हम मिल रहे, मुद्रा योजना के द्वारा काम दे रहे, स्वनिधि योजना के द्वारा भी हम काम दे रहे। इसलिए भारत सरकार हर पैर पर काम कर रहे हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 227, माननीय प्रसन्नाचार्य जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी, डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स इन ओडिशा। जी सर। माननीय जयराम रमेश जी। Ministry of Tourism runs a Buddhist circuit, tourism circuit, and it covers UP, Bihar, Gujarat and Andhra Pradesh. My question to the Honorable Minister is whether Odisha, which has such a rich Buddhist heritage, will be included in this circuit, including his own state, Telangana, where some of the most rich heritage sites have been discovered, namely Fanigiri. So I would ask the Honorable Minister whether he would consider including other states like Maharashtra, Karnataka, Telangana, and most importantly Odisha, through which this question refers. I know you won't allow me to go beyond Odisha, but I'm using Odisha as a peg to ask this question. So to keep it restricted only to UP, Bihar, Gujarat and Andhra, which is very important, but I think India's Buddhist circuit covers a larger part of the country. So I would request the Honorable Ministers. अध्यक्ष जी, ये मैं सहमत नहीं हूं आपसे, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस का सरकार है। 4 स्वदेशी दर्शन का हम कभी नहीं देखते कौन सा पार्टी कौन सा सरकार है, टूरिस्ट दृष्टिकोण से एंकरेजमेंट करते हैं। राजस्थान में लगभग 4 स्वदेशी दर्शन का स्कीम्स लिया है। उसके साथ साथ हम प्रशासी में एक लिया है, 262 करोड़ राजस्थान को दिया है, वैसा ही ओडिशा में भी दिया है। मैं जम्मू कश्मीर का भी बताना चाहता हूं, नहीं तो जो वेस्ट बंगाल में भी अलग अलग जगह कोई ऐसा एक स्टेट को देना चाहिए, एक स्टेट को नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा दिया है जम्मू कश्मीर को, मैं बताना चाहता हूं स्वदेशी दर्शन के, क्योंकि टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। इसलिए हम ऐसा, मैं सहमत नहीं हूं। मैं एक स्टेट में, हमारा स्टेट आपका स्टेट नहीं है, सभी स्टेट जिधर टूरिस्ट आते हैं, अल्टीमेटली ये प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट से आना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल आना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल दी तो जरूर हम परसुएट करके देते हैं। लगातार उड़ीसा सरकार से हम बातचीत कर रहे हैं, उड़ीसा सरकार से बातचीत किया, मगर कुछ प्रपोजल्स वापस लिया है, इसलिए एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए हम फिर एक बार मैं उड़ीसा सरकार को बता दिया है, नया प्रपोजल दीजिए। भारत सरकार तैयार है, वो प्रसाद स्कीम के अंदर हो, स्वदेशी जागरण के अंदर हो, उड़ीसा सरकार की भी हो, हर जगह भी देने को तैयार है। थैंक यू। श्रीमती कांता करदम जी। नहीं चालू। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास प्रोत्साहन के लिए संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, तथा राम मंदिर, अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर माननीय सहित। कांता जी, ये क्वेश्चन उड़ीसा से रिलेटेड है जी, प्लीज। अब मैं खड़ी हो गई तो मैं कह देती हूं। नहीं, प्लीज 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 प्लीज।
माननीय तिरुचु शिवाजी प्लीज। Part 1 is the details of iconic tourist sites in the country, which are to be developed into world-class tourist destinations. So the statement says, Ministry of Tourism has formulated development of iconic tourist destination scheme for development of 19 identified destinations, and no detail has been given, sir. So I would like to know whether Tamil Nadu has got any destination that has been earmarked. थैंक यू। देखिए वो स्कीम अंडर कंसिडरेशन पे है, चर्चा हो रही है, फाइनल स्कीम अप्रूवल नहीं हुआ है। अब तमिलनाडु से भी स्कीम है, केरल से भी स्कीम है, अलग अलग जगह से है, मगर अभी एक बार अप्रूवल होने के बाद मैं संसद के सामने मैं बताऊंगा। थैंक यू। होस्टिंग ऑफ ओलंपिक्स गेम्स 2036 माननीय संजय राउत जी प्रेजेंट नहीं। माननीय मंत्री जी। उत्तर सभापति पटेल। माननीय नीरज डांगी जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि देश की आबादी करोड़ों में है और लाखों नौजवान जो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, अपना भविष्य खेलों में ढूंढते हैं, ऐसे में सरकार के पास क्या ग्रामीण युवाओं के ओलंपिक खेलों में सिलेक्शन नहीं होने का कोई ब्यौरा है, और यदि हाँ तो इस संबंध में ग्रामीण युवाओं में पाई गई ओलंपिक स्तर की कमियों को सरकार द्वारा किस प्रकार से दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संसद जी को और पूरा सदन को ये बताना चाहूँगा कि अगर हम टोक्यो ओलंपिक 2020 को देखें तो ये हमारे लिए ऐसा एक स्वर्णिम मुहूर्त तो है जहां पर ओलंपिक में सबसे ज्यादा भारत को सफलता मिला और सबसे ज्यादा मेडल भारत जीत कर लाया। और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि इस ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाला सारे ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, चाहे मीराबाई चानू जी हो, चाहे नीरज कुमार हो भारत का गोल्डन बॉय, और चाहे लवलीना हो, सारे जो है सबसे ज्यादातर जो खिलाड़ी है ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। और मैं संसद जी को यह भी बताना चाहूंगा कि पूरा भारत में खेल क्षेत्र के विकास के लिए 2024 तक भारत सरकार ने और भारत की खेल मंत्रालय के द्वारा 1000 खेलो इंडिया सेंटर भारत की हर एक क्षेत्र में करने का लक्ष्य रखा है, और हम वो लक्ष्य के ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अभी तक लगभग 2397 करोड़ रुपया का अभी नया 200 जो 289 प्रोजेक्ट्स के लिए लगाया गया है, और उसमें से काफी प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ गया है। और हम आशा रखते हैं 2024 से पहले पूरा जो 1000 खेलो इंडिया सेंटर करने का इरादा है वो लक्ष्य भी हम लोग पूरा कर लेंगे। थैंक यू। माननीय अवीर रंजन जी। Thought lists for India's bid for hosting the 2036 Olympics, firstly, and on what criteria have these cities been shortlisted? Thank you, sir. आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि ओलंपिक का जो ये सिलेक्शन होता है कौन सा देश में होगा और इसका प्रस्तावना मेजबानी करने का जो प्रस्तावना होता है ये ओलंपिक संघ के माध्यम से दिया जाते हैं। और मुंबई में जो आईओसी का सेशन होने जा रहा है इसका बहुत सारा मुद्दा है, उसका ऊपर चर्चा होने के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2036 में जो ओलंपिक होगा उसके बिडिंग के प्रस्ताव के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका संभावना कम है, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आमतौर से देखा जाए तो ओलंपिक के जो ये बिडिंग या फिर मेजबानी करने का जो प्रस्तावना होता है ये 8 से 10 साल से पहले ही होता है, क्योंकि नहीं तो जो ये बजट होता है ये बाद में डबल हो जाता है। जैसे ग्रीस में हुआ था, जो बजट तय हुआ था वो लक्ष्य डबल हो गया था, लगभग $5 बिलियन की बजट फिक्स हुआ था
वो जाके $11 बिलियन हो गया था। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि 8 से 10 साल पहले ही इसका चर्चा होगा। तो अभी ये विषय नहीं है, तो मैं इसके बारे में भी कहना नहीं चाहता हूँ। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय प्रफुल्ल पटेल जी। I am also associated with one of the Olympic sports, that is football. And I head the All India Football Federation. Also, I am on the board of FIFA. Many a times in the international forums, when hosting of major tournaments is discussed, like we are talking about bidding for the 2036 Olympics. Of course, we should aspire and we should. But my own understanding is that as yet, sports infrastructure in the country, we have not been really able to showcase it on a real massive global scale. We have hosted Commonwealth Games, we have hosted Asian Games, very good, laudable. We are doing much better in sports than before. But my point here is, an example is the SAI centers. We have so many SAI centers across the country. Some have been made very beautifully, futuristically, state of the art. But unfortunately, maintaining that infrastructure is a big challenge. And I don't blame the government. I only wish that the government looks at two aspects. One is developing sports infrastructure of all the sports in the country holistically and uniformly. And the second most important thing is that the maintenance of these centers of excellence which have been created with so much of our money, they should be put into some kind of, involve industry, public-private partnership, so that at least the maintenance and upkeep of those built infrastructure can be. Thank you, Praful. And that will help us. Thank you. That will help us to host major tournaments like bidding for the 2036 Olympics, because I know how the international community is viewing at all these aspects, especially when India bids for some major tournament. Thank you. Both are suggestions, good suggestions, please. माननीय उपसभापति महोदय, मैं तो पहले आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी के धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि खेल के विषय में उनका इतना जो है जानकारी है और उन्होंने सलाह भी दिया है, तो मैं इसलिए उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और उनके जानकारी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऑलरेडी पीपीई मॉडल में हम लोगों का काम शुरू हो गया है और बहुत सारा ऐसा जो है इंस्टीट्यूशन है, एकेडमी से जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं और खेलो इंडिया स्कीम के माध्यम से बहुत सारा एकेडमीज को भी मान्यता दी गई है और बहुत सारा पीएसयू के साथ भी हम लोगों का बात चल रहा है कि कैसे और हम लोग इसको मॉडर्नाइज कर सके, डेवलप कर सके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी कैसे हम लोग हमेशा अपडेट कर सके, इसका भी हम प्रावधान हो गया है। और आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि जो ओलंपिक्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत होता है वो भारत में है। अभी काफ़ी जो सिटीज़ है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, जैसे कि वल्लभ भाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एनक्लेव्स है अहमदाबाद का, वहाँ पर एक छत के नीचे बहुत सारा जो है इवेंट्स एक साथ हो सकता है। नारायणपुरा में भी लगभग 584 करोड़ की धनराशि से वहाँ पर भी आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और लगभग सभी जो साई सेंटर है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसको भी डेवलप किया जा रहा है। और स्पोर्ट्स साइंस के सहायता में हम लोग इंजरी मैनेजमेंट के सहायता में स्पोर्ट्स में काफ़ी हम लोग सुधार लाए हैं, डेवलप किए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ ये जो है टॉप स्कीम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से हम लोग खिलाड़ियों को ज़रूरतमंद उसको जो भी चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे फॉरेन कोचेस की ट्रेनिंग हो, चाहे अच्छा फिजियोथेरापिस्ट हो, सभी प्रकार के जो सुविधा है वो दिया जाते हैं। महोदय, मैं एक छोटा सा घटना की जिक्र करना चाहूँगा, बस छोटा सा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मुद्दा बताया। तो सहज रूप से मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए स्पोर्ट्स में इंजरी बहुत बड़ा एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है खिलाड़ियों के लिए। अगर हम लोग देखें कि भारत की जो सिल्वर गर्ल है मीराबाई चानू, उनका प्रैक्टिस के लिए उनको इंजरी हो गया था, लेकिन टॉप स्कीम ऐसा स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो 2014 के बाद बनाया गया। उस स्कीम के जरिए 24 घंटे के अंदर डिसीजन लिया गया और मीराबाई चानू जी को विदेश में भेजा गया, अमेरिका में भेजा गया। वहाँ जाके उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा हुआ और बाद में ओलंपिक्स में मेडल लाके भारत का मुख भी उज्जवल किया। और इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि 2014 के बाद से खेल क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है माननीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की वजह से ये आगे बढ़ता जा रहा है और ये आगे बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।
क्वेश्चन नंबर 229, 229, माननीय हरनाथ सिंह यादव जी। माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री। मानवर किसी भी देश के विकास में कला, साहित्य और संस्कृति का सभी प्रकार की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण रचनात्मक योगदान होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्र के युवा कलाकारों और साहित्यकारों को पुरस्कार प्रदान करने के अतिरिक्त उनकी प्रतिभा को दृष्टिगत रखते हुए अन्य किसी प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रावधान निर्धारित किए हैं? धन्यवाद। यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है? धन्यवाद। उपसभापति महोदय, हमारे संस्कृति मंत्रालय का कला और संस्कृति और साहित्य को संरक्षित करना और संरक्षण देना, ये हमारा मूल काम है। उसके लिए हम समय समय पर सिंपोजियम भी करते रहते हैं, वर्कशॉप भी करते रहते हैं। हमारी जो अकादमी है उनके माध्यम से हमारी एक्टिविटी भी हम करते रहते हैं। जहाँ तक आपने पूछा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का या कोविड के समय कुछ लोगों को दिक्कत हुई, उसके माध्यम से भी हमारे मंत्रालय के द्वारा वर्कशॉप भी आयोजित किए गए हैं, पेंशन भी हम देते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी किए हैं, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा, साहित्य अकादमी के द्वारा। ये इस तरह के काम जैसे रुक्मणी देवी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स है, उनके माध्यम से भारतनाट्यम है, कार्नेटिक म्यूजियम है, फाइन आर्ट्स हैं, ये सब काम जो है हमारे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा समय पर समय किए जाते हैं। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय हरनाथ जी। मान्यवर, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं अपितु किसी राष्ट्र की संसद की प्राणवायु होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संस्कृत मंत्रालय के द्वारा राजभाषा हिंदी सहित देश की अन्य मातृभाषाओं में कितनी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और भारतीय संस्कृति के चिंतन और पठन पाठन में अपनी मातृभाषाओं को छोड़कर अंग्रेजी भाषा का क्या औचित्य है? धन्यवाद। धन्यवाद उपसभापति महोदय। जैसे भाषा के बारे में माननीय सदस्य जी ने सवाल किया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, ट्रांसलेशन प्राइज, भाषा सम्मान, युवा साहित्य एवं आविष्कार, युवा लेखक व अन्य राज्यों की यात्रा करने का भी युवा लेखकों को ये प्रावधान, ये सब हमारे संस्कृति मंत्रालय के तहत प्रावधान है। आपका ये कहना है कि राजभाषा और अंग्रेजी पत्र पत्रिकाएं कितनी प्रकाशित होती है, ये डिटेल में लेकर के माने सदस्य जी को दे दूं। धन्यवाद। डॉक्टर नरेंद्र यादव जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, our civilizational country has enormous cultural talent, which has, in many cases, remained unrecognized and hence has been slowly dying. Some years back, sir, a comprehensive national inventory of talents was being prepared. Regrettably, that this ambitious project has been discontinued. I would like to know the reasons why that has happened and whether there are any plans to revive it, because it would go a long way in promoting art and culture to provide employment. Thank you, sir. धन्यवाद उपसभापति महोदय। ये जो जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ये डिसकंटिन्यू नहीं किया है, प्रोसेस ऑन है। वो कब पूरा होगा वो समय का विषय हो सकता है, लेकिन हमने डिसकंटिन्यू नहीं किया है इन्वेंटरी बनाने का काम। थैंक यू। माननीय जया बच्चन जी। मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, मगर मंत्री जी ये जवाब से मैं खुश नहीं। एक तो आपने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट को मेंशन ही नहीं किया। इट्स अनदर ऑटोनमस बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई हैव बीन अ वेरी प्राउड स्टूडेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो जिन्होंने भी आपको ये लिख के दिया वो ठीक से दिया नहीं है। सर, एक जवाब इन्होंने ये दिया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। फॉरगेट योर मिनिस्ट्री। I beg your pardon, sir, but it's very important. And moreover, आप मुझे बता दीजिए पिछले 10-15 साल में आपको कौन से ऐसे कलाकार या लेखक का नाम उभर के आया हो नेशनल लेवल पे? धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद। बता दीजिए। सभापति जी, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है, हो सकता है इनका एक परसेप्शन हो जो हमने जवाब दिया है। हमने ये कहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिस्ट्री, हमारी मिनिस्ट्री का, सरकार का तो काम है ही, फिर भी हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं उसमें अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन का कार्य संस्कृति मंत्रालय का भी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से होता है। हम 14,000 टीचर को हम ट्रेनिंग दी, वो भी हमारा काम है। ललित कला अकादमी में हम पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाते हैं, उसमें जो पेंटिंग लेके आते हैं और प्रदर्शनी में बिकती है वो उनको भी रोजगार मिलता है। ऐसा नहीं है कि रोजगार हम देते नहीं, रोजगार देते हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट इसका नहीं है। लेकिन जो आपने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री को आप भूल गए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसका जिक्र इसमें है, वो पूरे आपके फिल्म कलाकारों को तैयार करने का काम ही करता है, हम भूले नहीं है। उस किसी भी क्षेत्र को हम भूलते नहीं है। मोदी जी के पीरियड में किसी भी क्षेत्र को भूला नहीं जाता। सबका साथ सबका विकास हमारा ये परम दायित्व है। थैंक यू। माननीय जवाहर सरकार जी, माननीय जवाहर सरकार। Thank you, sir. I would like to carry on from where Ms. Jaya Bachchan has mentioned, honorable mention. The minister has been partially misled into giving a wrong reply. जैसे Sir, with all due submissions, let me assure you, I have worked in that ministry for a long time. Your ministry does provide a lot of employment. There's a word called cultural industry, on the basis of which almost 20% of the employment of foreign countries are provided, advanced countries. In our countries also, there are small schemes that benefit every artisan, social group, dancing group, Please. song. So please revisit the answer. It is not a question. Please question, Mr. Please go back. Your ministry does provide and don't allow such answers to come in. Thank you. Please concentrate by 1 minute. The repertory grant reaches every corner, every district of India. That grant has not been given for 3 years. Sahab, zara dekhiye. Thank you. So it does Thank you. provide, and I'm giving you a positive. Thank you. Thank you. टोटल जो ग्रांट है अगर मैं जिक्र करूं तो लगभग हमने पिछले 1 साल में 790 करोड़ रुपए खर्च किए। इसलिए ग्रांट हम दे रहे हैं। जो आपने प्रश्न किया, फिर मैं कह रहा हूं कि रोजगार देना ही हमारे मंत्रालय का काम नहीं है, सरकार का काम है। हमारा काम जो हमारे मंत्रालय का है, कला संस्कृति साहित्य को संरक्षित करना, संरक्षण देना, उसको विकसित करना, उनको प्रमोट करना, उसके लिए जो एक्टिविटी करते हैं, माननीय मंत्री का जवाब ही रिकॉर्ड पे जा रहा है, प्लीज। होता है उसमें रोजगार सृजन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 230, माननीय श्री जोश के मनी, माननीय जोश के मनी, माननीय जोश के मनी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 230, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sarkar is talking about. माननीय जोश के मनी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री, Sarkar, not me at least. प्लीज। Move to other question, no, please. Mr. Jose K. Mani, please. The United Please. She's asking us. Mr. Jose K. Mani, माननीय जया जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आपको इस क्वेश्चन में प्लीज, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक। माननीय जया जी, प्लीज। The United States of America continues to be Yes. India's largest trade partner. But India did not go with the US in acting against Russia. Recently, the US president has said India, an exception among US major allies, has been somewhat shaky in the Russian-Ukraine conflict. My question to the Minister, the External Affairs, how does the government of India expect the US to lend India increasing upper hand in trade and commerce, even as India did not support the US in its action against Russia? Thank you. Sir, I would like to inform the honorable member through you that Indian foreign policy decisions are made in Indian national interest. And we are guided by our thinking, our views, our interests. So there's no question of linking the Ukraine situation to issues of trade.
Where our own position on Ukraine is concerned, it is very clear, sir. It is based on 6 principles. One, that we call for immediate cessation of violence and end to all hostilities. We stand for peace. 2, we believe that there is no other way than a return to the path of dialogue and diplomacy. 3, we believe, we recognize that the global order is anchored on international law, UN Charter, and respect for territorial integrity and sovereignty of all states. 4, we call for humanitarian access to a conflict situation. 5, we ourselves give humanitarian assistance. We have given 90 tons of humanitarian assistance so far, and we are looking at providing more, especially medicines. And 6, we are in touch with the leadership of both the Russian Federation and Ukraine on this matter. The Prime Minister himself has spoken to the presidents of both countries. I have mentioned it in my answer, but it was also in my statement which I gave before the House. Thank you. Second supplementary. Sir, has the government noticed the growing Russia-China relationship since the start of crisis, especially in the military domain? Does this show a shifting of global security architecture, and whether India is in a position to tackle the geostrategic challenges posed by these shifting global security alliance? Thank you. Fully cognizant of all changes which are happening in international relations, including between Russia and China, but including between a lot of other countries as well. And we monitor it, we obviously assess it from our own national perspective, and fashion our strategy in accordance with those developments. Thank you. Manya Naresh Gujral ji. Sir, I'd like to compliment the Honourable Minister as well as the government for following a very deft foreign policy on this issue in our national interest. We managed to get all our students back, and yet we are facing problems day to day when it comes to trade with Russia, because there are a lot of sanctions against many Russian companies. So here I would like to point out that the West is playing a double game. They continue to import petroleum from the entire Europe is importing petroleum from there, and they lecture us that we should not trade with them. Question, Manya Gujral. My question, sir, is, for many years, India had a policy, we used to do rupee trade with Russia. Is the government thinking on those lines so that our exports are not hurt and we continue to import from Russia? Thank you very much, sir. Sir, I would like to inform the Honourable Member that because of the emerging problems in dealing with Russia, government is examining various aspects, including the payment aspect. There is a group within the government composed of different ministries. It is led by Finance Ministry to examine these matters. As regards the reference to the oil trade which the Honourable Member made, I would like to take the opportunity to inform the House that in fact we have a very, we import very little oil from Russia. It's less than 1% of our imports, and many other countries import 20 times, 10, 15, 20 times the amount of oil that we do. So I share the Honourable Member's observation on this matter. Thank you. Manya Professor Manoj Kumar Jha ji. Thank you, Honourable Deputy Chairman, sir. Through you to Honourable Minister, sir. My question is, 1947 onwards, we had a very robust policy. Whenever any territorial integrity or sovereignty was violated anywhere in the world, are we in sync with the same kind of policy as far as our statements are concerned on Ukraine-Russia issue? And second, are we watching the realignment in our immediate neighborhood? Only one question, Professor. With seriousness. That's it. Thank you. Please. Sir, I'd like to inform the Honourable Member that we are very clear on our principles. As I said, our policy is very much guided by our belief that the international order must respect the territorial integrity and sovereignty of states. At the same time, what is happening in our neighbourhood, obviously, I would like to tell the Honourable Member, it is foremost in our attention. And again, there are a lot of
developments taking place, and we are monitoring them very, very carefully. Thank you. माननीय स्वप्न दास गुप्ता जी. I'd like to compliment the Minister for his very clear elucidation of what our policy is going to be, the principles on which it's based on. However, sir, now that we've got what the statement calls the top priority out of the way, and we've got most of our students very successfully out of Ukraine, there is now an increasing fission. There is now an increasing polarization. So rather than the two sides coming nearer, it's actually the breach is getting wider. In these circumstances, I would like the Minister to point out whether this will have our position, which basically is that this is not our war. Question, please. Is this going to have any negative impact on some of our closest allies, not least in the Quad, but in some of the other states? Thank you. So I would like to clarify to the honourable member that in fact our position is not that this is not our problem. Our position is that we are for peace. That when the Prime Minister spoke to President Putin 3 times, when he spoke to President Zelensky twice, the intent of it, obviously at that time the evacuation of students was a very big issue. But there was also a larger conversation on what we could do to to encourage a cessation of hostilities and return to diplomacy and dialogue. And I think today that sentiment is widely shared by many countries in the world, and I think we articulate it very strongly. Thank you. Question number 231, Honorable Sri M.B. Shreyans Kumar. Sir, question number 231. माननीय मंत्री जी, first supplementary. Sir, you have stated that in the last survey, the forest cover has increased by 1,540 square kilometers. My question is, what is the extent of forest land diverted for non-forestry purpose in the last 5 years? जी, माननीय उपसभापति महोदय, जो गैर भूमि का जिसका जो गैर वनीय कार्य के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसके एवज में कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन और एनपीवी का सिद्धांत लागू रहता है। जो मूल प्रश्न है वह मूल प्रश्न देश में फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट में फॉरेस्ट कवर बढ़ने का है। उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जो 1987 से देश के फॉरेस्ट का सर्वेक्षण हो रहा है, वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार देश में 1540 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट बढ़ा है। ये सारा गैर वनीय भूमि का उपयोग करने के बावजूद भी 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट बढ़ा है। Thank you. Second supplementary. Sir, trees like acacia, mangium, I do not know the botanical name of it, eucalyptus have been planted in large numbers in more than 30,000 hectares of forest in Kerala for commercial purposes. This foreign invasive plants have reduced the availability of fodder and water, thereby facing animals to foreign to human settlement, resulting in man-animal conflict. What corrective measures are adopted by the ministry to arrest this trend? Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, जो मनुष्य और पशुओं का फॉरेस्ट के संबंध में कॉन्फ्लिक्ट है, मंत्रालय के द्वारा फरवरी माह में एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। वह विस्तृत गाइडलाइन जो जारी की गई है उसमें मनुष्य और पशुओं के संघर्ष के अनेक कारण हैं। उसमें जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव और हमारे यहाँ पर जो चारागाह भूमि है उसके कारण वो विषय, लेकिन उसके समाधान के लिए अनेक रास्ते भी निकाले जा रहे हैं। जहाँ तक ऐसे जो वृक्ष हैं जिनका वाणिज्यिक उपयोग होता है, भारत सरकार की तरफ से एक बम्बू मिशन और उसके साथ ही साथ हमारे देश में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है ताकि हमारे वन जो उपज है उसमें जो वाणिज्यिक फसलें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा संवर्धन और पोषण किया जा सके। धन्यवाद। ऑनरेबल पी विल्सन। Chairman sir, Honorable Minister sir, have you got details of the animal corridors located across India, that too in reserve forests, and what steps are taken to protect the encroachment into these animal corridors
have any funds been allocated or any laws being brought so as to safeguard from man-wild conflicts in these areas? Thank you, sir. Thank you. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी, उसके साथ साथ कम्युनिटी रिजर्व्स, उसके अलग अलग अभ्यारण्य बने हुए हैं। इनकी कुल संख्या पूरे देश में 987 के करीब है। जहाँ तक मनुष्य और पशुओं के संघर्ष का विषय है, मंत्रालय के द्वारा जो फरवरी में गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें अगर किन्हीं भी व्यक्तियों की या फॉरेस्ट के नज़दीक रहने वाले लोगों की पशुओं के आक्रमण के कारण अगर उनकी मृत्यु होती है या दुर्घटना होती है, तो उनके लिए कंपनसेशन राशि का प्रावधान किया जाता है, जो विभिन्न राज्यों के अनुसार उनके यहाँ पर जो एडवाइजरी कमेटी बनती है, मॉनिटरिंग कमेटी बनती है, उनके द्वारा वितरित की जाती है। तो इसकी जो सूचना है वो राज्य सरकारों के पास उपलब्ध रहती है। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर सुख बाजपेयी जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना भी चाहूँगा और एक सुझाव देना चाहूँगा कि प्रदेश में वनीकरण का आच्छादन बढ़ाने के लिए क्या सरकार प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट, जिला वन बनाने पर विचार करने का काम करेगी? धन्यवाद। देश में वृक्षों का आवरण बढ़ाने के लिए और ग्रीन मिशन के लिए नेशनल ग्रीन मिशन ऑफ इंडिया का द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। और अभी हाल ही में वन मंत्रालय के द्वारा विशेष रूप से हमारे देश में जो शहरी क्षेत्र बढ़ रहे हैं, उसके लिए नगर वन योजना का आह्वान किया गया है। नगर वन योजना के अंतर्गत किसी भी नगरीय क्षेत्र में 5 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि को अगर चिन्हित किया जाता है, तो वहाँ पर जन भागीदारी के हिसाब से शहरों में वनाच्छादन बढ़ाने के लिए नगरीय वन योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के मनरेगा कार्यक्रम के द्वारा भी वृक्षों को लगाने का और वृक्षों के संवर्धन करने का कार्य किया जाता है। धन्यवाद। डॉक्टर अमी याग्निक जी। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को ये पूछना चाहती हूँ कि सर, आपके भविष्य में कोई ऐसा प्लान आप लाना सोचते हैं कि ग्रीन कवर में शहर में भी जो गार्डन्स होते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, और जो माइंडलेस अर्बनाइजेशन हो रहा है कि सिटी के बाहर इतना ज़्यादा फैलावा हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन पे इतना दायित्व लाना चाहते हैं आप कि वो इतना फॉरेस्ट कवर पैरेलली कॉरेस्पॉन्डिंगली बनाएं? तो ये एक प्लान ऑफ एक्शन मुझे लगता है ग्रीन कवर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपके प्लान में इसकी आवश्यकता है कि नहीं? धन्यवाद। शहरी क्षेत्रों में वृक्षों के विस्तार की दृष्टि से ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नगर वन योजना को बनाया गया है, और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे उसके लिए एक समन्वित योजना भारत सरकार की ग्रीन इंडिया मिशन की चल रही है। और उस योजना के अंतर्गत जो पेड़ लगाए गए हैं उसी का एक बहुत बड़ा परिणाम भी है कि अभी जो फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट आई है वो इस बात को दर्शाता है कि देश में ग्रीन कवर बढ़े हैं। निश्चित रूप से देश में अधिक से अधिक पेड़ों का लगना और नगरीय क्षेत्रों के विकास के साथ हरियाली का बढ़ना, ये सबके लिए आवश्यक है, और ये सरकार के साथ साथ जनभागीदारी का भी कार्यक्रम है जिसके लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 232 माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक जी। क्वेश्चन नंबर 232 माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय नदीमुल जी। Sir, there is a job crisis in this country, unemployment at its highest. Sir, on top of that, stagflation is currently gripping the global economy. As a direct result of this, further rise in unemployment is expected and forced retrenchment is also expected. So how is the government going to deal with this? Thank you. सरकार में रोजगार की दृष्टि से जो सर्वे किया जाता है वो PLFS का सर्वे किया जाता है। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे में रोजगार के संबंध में आंकड़े दिए जाते हैं। जो आंकड़े मैंने इसके उत्तर के साथ भी माननीय सदस्य महोदय को प्रस्तुत किए हैं, वह ये दर्शाता है कि भारत में बेरोजगारी की दर पिछले वर्षों में तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम हुई है। उसके साथ ही साथ
चूँकि PLFS का जो सर्वे है ये सप्लाई साइड का सर्वे है, दूसरा एक सर्वे भारत सरकार के द्वारा डिमांड साइड का सर्वे किया गया है, जिसमें लेबर ब्यूरो के द्वारा सर्वे किया गया है। लेबर ब्यूरो के सर्वे में भी जो 2 रिपोर्ट आई हैं वो ये दर्शाती है कि 2013-14 की तुलना में पिछले 7 वर्षों में देश में रोजगार में 22% की वृद्धि हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो बाकी के 9 सेक्टर हैं, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर, एजुकेशन का सेक्टर, हॉस्पिटलिटी का सेक्टर, ट्रेड का सेक्टर, IT का सेक्टर, उन सब में रोजगार की पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है और वो आंकड़े मैंने उत्तर के साथ रखे। थैंक यू। Second supplementary. Sir, is the government planning to bring app-based gig workers into the ambit of Code on Social Security and provide them with all employment benefits available to formal sector workers? Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, आने वाले समय में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था का विकास होना है, निश्चित रूप से डिजिटल माध्यम से बढ़ने के कारण गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर की संख्या बढ़ने वाली है। मैं सदन को ये बताना चाहता हूँ कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने अपने सोशल सिक्योरिटी कोड में सबसे पहले गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को मान्यता दी है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ कि ई-श्रम पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उसमें गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर का भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और ई-श्रम के पोर्टल के माध्यम से सभी वर्कर्स को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है। धन्यवाद। माननीय राकेश सिन्हा जी। पहले मैं भारत सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि इस कोविड के संकट के काल में भी रोजगार की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया और खास करके श्रमिकों को अभूतपूर्व सहायता मिली। इसके साथ मैं माननीय मंत्री जी से जानना भी चाहूँगा, ये मेरा सवाल भी है और निवेदन और सुझाव भी है कि आर्थिक परिस्थितियाँ बदलने के कारण, इकोनॉमिक क्लाइमेट बदलने के कारण रोजगार के स्रोत और रोजगार के प्रकार में बदलाव आया है। इससे कन्वेंशनल तरीके से जब हम रोजगार का मूल्यांकन करते हैं तो हमारा रिजल्ट अलग आएगा। क्या सरकार नई परिस्थितियों में रोजगार के मूल्यांकन के नए तरीके को इजाद करेगी, जिससे जो मेक इन इंडिया या इनफॉर्मल सेक्टर में या फॉर्मल सेक्टर में नए तरह से रोजगार सृजन हो रहा है, उसका सही मूल्यांकन किया जाए और सही तस्वीर देश के सामने आ सके। धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, रोजगार के क्षेत्र में संभावनाओं को बढ़ने की दृष्टि से भारत सरकार के द्वारा अनेकों कार्यक्रम और योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। विशेष रूप से वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जो गति शक्ति योजना को प्रारंभ किया गया है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के जो मूल 7 आधारभूत जो 7 क्षेत्र है उसमें रोजगार की वृद्धि की संभावनाएं हुई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन शहरी मिशन और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी कोविड-19 के अंतर्गत जो आत्मनिर्भर भारत की योजना है उसके अंतर्गत रोजगार वृद्धि की अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही है। उसी का कारण है कि PLFS का जो सर्वे मैंने प्रस्तुत किया है वो ये दर्शाता है कि भारत में पिछले कई वर्षों से जो बेरोजगारी की दर है वो कम हुई है। धन्यवाद। माननीय M. थम्बी दुरई जी। Sir, the minister has replied and also he given the list of regarding the unemployment rate, how it is going on, and also reducing. Sir, I appreciate Honorable Prime Minister is here during this period, especially literate and other legals, unemployment rate is reduced very well. That shows government's Prime Minister concerned to solve the unemployment problem in this country. But at the same time, I want to know from the Minister, sir, regarding the graduate side, that is somewhat, it is not up to the mark. But I know the Prime Minister is very sympathetic to the rural people and other people. They got so many schemes. Everybody is appreciated. That is why it's gone. SME is gone, increasing. And not only India, international level is coming. That's made in India. I mean, it's a big challenge. He has given that. That has make buy in India also more important. Therefore, that way, if government is come forward to see whatever we are producing in this country through employment, that can be marketed. Further, the government is come forward to any scheme for that. That is the one. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय,
निश्चित रूप से जो PLFS का सर्वे आया है वो PLFS का सर्वे ये दर्शाता है कि 15 से 40 वर्ष की उम्र में जो ग्रेजुएट स्तर पे जो पढ़ने वाले नौजवान हैं उनके अंदर भी बेरोजगारी की दर कम हुई है। उसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया है कि लेबर ब्यूरो का जो सर्वे है, लेबर ब्यूरो का ये सर्वे दर्शाता है कि देश में IT क्षेत्र के अंतर्गत, शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत, चिकित्सा क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार में वृद्धि हुई है, जो इस बात को दर्शाता है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार के अनेकों अवसर सरकार की कार्य योजना के द्वारा उपलब्ध हुए। धन्यवाद। डॉक्टर वी शिवदासन। Chair, 30 lakh vacancies in government sector, lack of the recruitment in government sector, marginalized communities facing lot of problem. Reservation is not available in private sector. So whether government has any plan to introduce the reservation in private sector jobs, it will help marginalized community a lot. Thank you. सर, रोजगार के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए ग्रामीण और शहरी दृष्टि से दोनों क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और रोजगार के इन अवसरों को बढ़ाने के लिए जैसा कि मैंने अपने उत्तर के पहले उत्तर में भी बताया है कि सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो 9 प्रमुख क्षेत्र हैं वहाँ पर निवेश को बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए, स्किल को बढ़ाने के लिए और विभिन्न स्कूलों में रोजगार के प्रोत्साहन के लिए उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। बाकी जो विषय सामाजिक विषयों से जुड़े हुए हैं वो सामाजिक न्याय मंत्रालय के विषय हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 233 इंदु बाला गोस्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 233। माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। आज़ादी के बाद पहली बार असंगठित क्षेत्र के कामगारों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ई श्रम पोर्टल पंजीकरण की व्यवस्था करने के लिए सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का ये पहला राष्ट्रीय डाटाबेस है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से प्रदान करने के लिए ई श्रम पंजीकरण कराने की सुविधा प्रदान की है? यदि हाँ, तो कृपया ब्यौरा दें। साथ ही यह बताने की कृपा करें कि कितने कामगारों ने अब तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। माननीय इंदु जी, एक बार में एक ही सवाल, एक और आपको मौका मिलेगा। अच्छा, अगला सवाल। थैंक यू। माननीय उपसभापति जी, नए वर्कर कोड में इस बात का प्रावधान किया गया है कि देश की सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, कारीगर हैं, उनका पूरा डाटा तैयार करेगी और इसी के अंतर्गत सरकार के द्वारा ई श्रम पोर्टल को किया गया है। मुझे आपके माध्यम से इस सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 6 महीने के अंतर्गत ही देश के 27 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने इस पर रजिस्ट्रेशन कराया है और ये इस कारण से संभव हो पाया है कि पिछले 7 सालों में जो सरकार के द्वारा 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं, गांव-गांव तक ऐसा आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है जिसके कारण ई श्रम के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। दूसरा, इस ई श्रम के पोर्टल के अंतर्गत 400 से ज़्यादा ऑक्यूपेशन इस देश के अंतर्गत न केवल चिन्हित हुए हैं, उनको रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसलिए अब सरकार के द्वारा जो ई श्रम का जो रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन को के माध्यम से सभी श्रमिकों को 2 लाख का एक इंश्योरेंस दिया जा रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि भविष्य में इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस बजट में कहा गया है कि भारत सरकार भविष्य में ई श्रम पोर्टल को, MSME के असीम पोर्टल को, रोजगार मंत्रालय के NCS पोर्टल को एक साथ जोड़ने का, इंटीग्रेट करने का काम करेगी, जिससे इस देश में असंगठित क्षेत्र में रोजगार, उनका कौशल विकास, उनका लघु उद्योगों में उनके रोजगार का प्रबंधन और नेशनल कुरियर पोर्टल के द्वारा एक समान रूप से मैचिंग किया जाएगा। ये कन्वर्जेंस और जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पूरे देश के अंतर्गत गरीब कल्याण योजना के साथ साथ जो रोजगार को बढ़ाने की दृष्टि से एक सक्षम डाटाबेस तैयार करके सरकार ने ये कल्याणकारी कार्य किया है। माननीय इंदु जी, दूसरा सवाल आपका। महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहती हूँ, यदि ई पोर्टल पर पंजीकृत कोई कामगार अगर दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु होने पर या स्थायी रूप से
शारीरिक विकलांग होने पर उसे कितना बीमा पैसा दिया जाएगा? यदि कामगार आंशिक रूप से विकलांग होता है तब कितना पैसा दिए जाने का प्रावधान है? धन्यवाद। आकस्मिक मृत्यु पे 2 लाख रुपए की जो भारत सरकार की इंश्योरेंस योजना है वो श्रमिकों को दी जाएगी और रजिस्ट्रेशन के साथ ही उनको एक ये इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है। थैंक यू। माननीय जीवीएल नरसिम्हा राव। लाइक टू मंत्री जी को और सरकार को बधाई देना चाहता हूं। टारगेट जो है रजिस्ट्रेशन के लिए उसके बहुत 26 करोड़ 84 लाख लोगों को ये कार्ड दिया गया, बट कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कवरेज काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश केवल 40 लोग रजिस्टर्ड हैं जबकि 1.5 करोड़ लोगों का रजिस्ट्री होना है वहां। सिमिलरली तेलंगाना में केवल 33 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है जबकि 1 करोड़ 7 लाख का वहां होना है। तो मेरा आपसे मंत्री जी से सवाल है कि जो राज्य जो पिछड़ रहे हैं, जो प्रोग्रेस जहां स्लो प्रोग्रेस हैं, उसको आगे बढ़ाने का, वहां के मजदूर को भी ये इसका लाभ दिलाने का क्या प्रावधान करने की विचार है? धन्यवाद। भारत सरकार के जो सीईसी सेंटर हैं उनके द्वारा लगातार श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार के अंतर्गत जो श्रम कल्याण विभाग है, श्रम कल्याण विभाग की जो देश के अंतर्गत विभिन्न शाखाएं हैं, उनके अधिकारियों के द्वारा भी कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। देश में जो हमारे यूनियंस हैं उनका भी पूरा सहयोग लेकर एक जन भागीदारी का अभियान भी चलाया जा रहा है। माननीय प्रदीप भट्टाचार्य जी। Sir, Honorable Minister, I would like to know from the Honorable Minister, as he has replied that due to this e-portal, they have successfully registered the name of the unemployed workers in organized sector and unorganized sector. Honorable Minister knows very clearly that in our country, according to the statement, 38 crores workers are found engaged in the unorganized sector. 38 crores. I know that it is 2 years back record. Now it has been increased. I'm sure Minister knows this thing. But do you have the technically arrangements? Do you have the projukti through which you can cover all the unorganized sector of workmen? But the various kind of unorganized sector, starting from Biri Mazdoor to house building. Thank you, Bhattacharya sir. Thank you. माननीय भट्टाचार्य जी श्रमिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत पुराने अधिकारी भी रहे हैं और उनका अनुभव भी है, और उनको मैं बताना चाहूँगा कि पहली बार देश में असंगठित क्षेत्र के कारीगरों का और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और भारत सरकार की जो एक लंबे समय से विगत 7 वर्षों में जो देश में एक डिजिटल भारत का अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत देश में 4 लाख सीईसी सेंटर का निर्माण किया गया है, ये उसी का परिणाम है कि हम 6 महीने के अंतर्गत ही 27 करोड़ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करने में सफल हुए हैं। जहाँ तक माननीय सदस्य महोदय का कहना है कि इसमें क्या रेहड़ी से लेकर सभी वर्गों के श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, मैंने पहले भी अपने उत्तर में कहा है कि इसमें देश में 400 से ज़्यादा ऑक्यूपेशन वाले श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और 400 ऑक्यूपेशन के अंतर्गत इतना भी है कि जैसे एग्रीकल्चर क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर है, तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत भी हमारा टी बागान में काम करने वाला मजदूर अलग होता है, बिहार में लीची के लिए काम करने वाला मजदूर अलग होता है, केरल में रबड़ क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर अलग होता है, हिमाचल में सेब का बागान में काम करने वाला मजदूर अलग होता है। पहली बार भारत सरकार ने ऑक्यूपेशन को इतने व्यापक तरीके से चिन्हित किया है कि आज देश में ऑक्यूपेशन का, और बाद में जैसे मैंने कहा है माननीय वित्त मंत्री जी के बजट में भी आया है, बाद में इनको इंटीग्रेटेड करने का भी एक बड़ा प्लान सरकार के द्वारा हुआ है। और जो देश में श्रमिक अकुशल श्रमिकों को और जो गरीब श्रमिक है उनको एक इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन और उनका एक पर्याप्त डाटा भी सरकार के द्वारा इसके माध्यम से दिया जा रहा है। धन्यवाद। माननीय वी विजय साई रेड्डी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, the government of India is planning to link the e-Shram card, such as with the schemes such as Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and public distribution system. Sir, currently
the registered workers are entitled to receive free accidental insurance under Prime Minister Suraksha Bima Yojana for 1 year, which includes 2 lakhs in case of accidental death and permanent disability of 1 lakh for partial disability. Sir, is the ministry, my question to the Honorable Minister is the ministry planning to link more such social security schemes with that of E-Shram portal? Thank you very much. माननीय मंत्री जी, ये जो मैंने इंश्योरेंस की बात कही है, भारत सरकार के द्वारा जो श्रमिकों के लिए इंश्योरेंस योजना है उसका विस्तार किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन और खत्म हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। हाउस स्टैंड्स एडजॉर्न टू मीट एट 2 PM